नमस्कार दोस्तों, मैं रमाकांत मल्ला और आप देख रहे हैं निषाद मंथन न्यूज। आज हमारे साथ जो व्यक्ति है, जो शख्स है, महेंद्र निषाद है, देवरिया रुद्रपुर से है। अभी विगत कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद को आप काला झंडा दिखा रहे थे और उसमें काफी कुछ विवाद हो गया था। ऐसी स्थिति में मैं महेंद्र निषाद से जानना चाहता हूं कि वो मामला क्या था, क्यों काला झंडा दिखाना पड़ा। इस विषय में हमारे दर्शकों को आप जरा विस्तृत जानकारी दीजिए। क्यों ऐसा नौबत आया कि आप उनका विरोध करने पहुंच गए और आपके साथ हाथापाई और मारामारी हो गया? महेंद्र निषाद जी। निषाद मंथन न्यूज के सभी व्यूअर्स को महेंद्र निषाद रुद्रपुर देवरिया 336 विधानसभा, सभी दर्शकों को, व्यूअर्स को मैं नमस्कार करता हूं। और विगत दिनों जो मेरे साथ घटना हुई, डॉक्टर संजय निषाद के लोगों ने मुझे जिस तरह से काला झंडा दिखाने के फलस्वरूप मुझे मारा पीटा, सांसद की गाड़ी में बिठाया, इसके ऊपर तो मैं विस्तार से जाऊंगा। लेकिन मुझे काला झंडा दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? डॉक्टर संजय निषाद जी से मेरे बहुत ही पुराने संबंध है और बिहार के मुकेश साहनी से भी मेरे पिछले 5 सालों से संबंध है। निषाद समाज को पिछले 22 वर्षों से निषाद आरक्षण को लेकर जिस तरह से आज तक सभी पार्टियों ने और पिछले 10 साल से 2013 से लगाए, जिस तरह से डॉक्टर संजय निषाद जी और मुकेश साहनी बिहार में और डॉक्टर साहब उत्तर प्रदेश में, निषाद समाज में इन लोगों ने अलग जगाया। मैं इससे कोई दो राव नहीं रखता हूँ। मैं इनको शाबाशी देता हूँ। इनका मैं बहुत बड़ा अंधभक्त था और मैं इनको बहुत ही लाइक करता था कि ये दोनों हमारे समाज को जगाने में इन दोनों लोगों का बहुत बहुत योगदान रहा है। लेकिन जब मैंने देखा कि ये लोग अपनी नीतियों से भटक रहे हैं, जिस मुद्दे पे इन लोगों ने राजनीति शुरू की, उससे इनका दुराव बढ़ता जा रहा है। तो अब पहले मैं डॉक्टर साहब, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, इसलिए पहले मैं डॉक्टर साहब पे मैं जाना चाहता हूं। तो डॉक्टर साहब 15 सितंबर से आरक्षण संकल्प यात्रा, 1 महीने का कार्यक्रम था इनका, उसकी यात्रा पे निकले ये। और इसी बीच में डॉक्टर साहब को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनोनीत विधान परिषद सदस्य का पद दे दिया गया। और जो ही इनको विधान परिषद सदस्य का पद मिला, इन्होंने अपनी यात्रा, आरक्षण संकल्प यात्रा इन्होंने रद्द कर दी और यह घूम घूम के निषाद समाज में और लोगों और विधानसभाओं में टिकट लगे बांटने। उसी दरमियान इनका हमारे विधानसभा 336 रुद्रपुर में आना हुआ और मैंने यह जब मैं जाना तो मैं बोला कि मैं कल डॉक्टर साहब से अपनी बात रखूंगा कि भाई डॉक्टर साहब, निषाद आरक्षण को लेकर आपकी पार्टी शुरू हुई, इसमें हमारे समाज का एक बहुत ही होनहार लड़का, बालक, जो औरैया कानपुर के पास पड़ता है, उस जिले का वासी था और बीएससी ग्रेजुएट लड़का, वो आपके इस निषाद आरक्षण, तो मैं बाद में आप कहूंगा राजनीति के चक्कर में वह मारा गया और आपकी राजनीति आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए डॉक्टर साहब। लेकिन उस मुद्दे को आपने छोड़ दिया। भाई एमएलसी का पद मिलते ही आपको इस मुद्दे पे बात करना चाहिए। भाजपा 2019 के चुनाव में जब आप सपा से छोड़कर भाजपा की तरफ गए तो आप लोगों ने कहा, भाजपा ने भी कहा, आपने भी कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार बनवा दीजिए और हम निषाद आरक्षण दे देंगे। लेकिन इन पिछले 2 सालों से यह समाज को आप लोग दिग्भ्रमित करते रहे और अंतर्गतवा चुनाव उत्तर प्रदेश का बहुत नजदीक है और अभी तक निषाद आरक्षण नहीं मिला। इसीलिए मैं उनसे बात रखा और बात रखते ही उन्होंने सीधे कहा कि मारो इसको। और उनके कार्यकर्ता मेरे ऊपर लगा कि जैसे मैं निषाद समाज का होने के बावजूद भी, मेरे चेहरे से परिचित होने के बावजूद भी, वहां के लोकल लोग, सारे लोग कह रहे कि अरे भाई ये भी निषाद है, ये भी निषाद है, फिर भी वो लोग मुझे मारते रहे। और हो सकता है कि मैं तो एक नदी के किनारे के गांव के रहने वाला हूँ, मछली मेरी मुख्य जीविका रही है, उसके साथ दूध का, तो मैं बच गया।
वरना मेरी जगह पे कोई और होता तो मुझे लगता है कि वो ऑन द स्पॉट मर गया। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा भाई साहब, मतलब आपने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा कि मुझे किस बेरहमी से पीटा गया। और यही मुद्दा मैंने उठाया था, बस इतना ही था कि मैंने डॉक्टर साहब निषाद आरक्षण का क्या हुआ, और यदि आप निषाद आरक्षण नहीं दिला रहे हैं तो डॉक्टर संजय साहब वापस जाओ, निषाद आरक्षण पहले दिलवाओ। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, आप अभी बता रहे थे कि डॉक्टर संजय निषाद जी के साथ आप काफी दिनों तक जानते पहचानते हैं, तो क्या डॉक्टर साहब के सामने ही आपके ऊपर हमला हो रहा था, तो डॉक्टर साहब मुझे मतलब कोई मतलब रोक नहीं किए, मतलब रोके नहीं उसको? डॉक्टर साहब नहीं क्योंकि सर, वो नेता है, उन्हें तो रोकना चाहिए था भाई, जो भी है वो भी हमारा ही खून है, हमारे समाज का है, और किसी को काला झंडा दिखाना, विरोध करना, तो वो तो इस लोकतंत्र में अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है। ऐसे में क्या डॉक्टर साहब भी मतलब इस पक्ष में थे कि इस पर हिंसा हो? सर आपने देखा होगा वीडियो में, राम लक्ष्मण चौराहे पे जहां मैंने विरोध किया, वहां पे मुझे मारा गया। सांसद प्रवीण निषाद की गाड़ी में जबरदस्ती मारते हुए आपने देखा होगा कि दोनों दरवाजा खोल के मेरे ऊपर लात घूसे बरसाए जा रहे हैं। उनके लड़के मुझे पकड़ते अच्छा, हैं, गाड़ी में ले आकर डालते हैं। डॉक्टर साहब के पुत्र स्वयं आप पर हमला कर रहे थे? सर मैं ये तो उस बीच में नहीं देखा, लेकिन आपने वीडियो में देखा होगा कि मेरा कॉलर पकड़ के पीछे से मेरा टी शर्ट फट चुका है, वो मुझे पकड़ के ले जाकर गाड़ी में बैठाते हैं। बैठाते वक्त ही दरवाजा मतलब भी खुल रहा है, फिर भी मुझे इस दरवाजे से उस दरवाजे से लात घूसों की, मुक्कों की मेरे ऊपर बरसात हो रही है। शुक्र मनाइए, भगवान का शुक्र कहें या जिसका भी कहें, कि उस गाड़ी में अगले सीट पे मेरा एक रिश्तेदार बैठा हुआ था, मेरे साड़ू भाई का पितियाओ मौसी का लड़का। जब उसने मुझे देखा कि हाँ कौन है मेरे, वो उनका नाम है बहादुर निषाद, वो अच्छा। गुलरिया के पास के रहने वाले हैं। और डॉक्टर साहब इनके लड़के के प्रवीण निषाद के पहले वो पीआरओ हुआ करते थे, अभी डॉक्टर साहब के पीआरओ हो गए हैं। उसने जब देखा कि अरे महेंद्र भाई, तो उसने तुरंत जो है कि दरवाजे को लॉक किया, शीशा चढ़ाया, और उसने उसने जो है कि फिर भी उसके बावजूद भी डॉक्टर साहब के गुंडे 3 इस फुट रेस्ट पे और 3 इस साइड वाले फुट रेस्ट पे चढ़ गए, दरवाजा पीटने लगे, शीशा पीटने लगे। फिर उस मेरे रिश्तेदार बहादुर निषाद ने कहा कि अरे तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है, चुप रहो, थोड़ा सा दरवाजा खोल के। और मेरा फोन, मेरा पैसा जो भी मेरे जेब में था, इन लोगों ने निकाला, लेकिन बहादुर निषाद ने किसी तरह से मेरा फोन छीन लिया उन लोगों से, और उन्होंने रख लिया। उसने मतलब बहादुर निषाद ने मेरी बहुत मदद की, 4 किलोमीटर तक मेरे ऊपर, मतलब अंदर तो मुझे बहादुर निषाद ने बचा लिया, लेकिन बाहर जो इनके 3 गुंडे इधर उधर थे वो लात मारते रहे। और जहां मुझे पुलिस को हैंडओवर किया गया, बहादुर निषाद ने किया, देखो भैया मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा। मैं उनको कहा कि बहादुर भाई आप इस गाड़ी को कैसे मुझे ले चल के पुलिस स्टेशन ले चलिए। उन्होंने कहा देखिए ये छोड़ेंगे नहीं सब आपको, ये उतर नहीं रहे, मैं कितना भी कह रहा हूँ, लेकिन तो इसीलिए मैं आपको पुलिस को हैंडओवर कर रहा हूँ, और मैं झटके से दरवाजा खोलूंगा, आप निकलिएगा और तुरंत पुलिस वैन में जो है किसी तरह कूद के बैठ जाइएगा। और मैं वही प्रयास किया, लेकिन पुलिस वैन में बैठते वक्त सिकंदर निषाद है, उसका पूरा पता चल चुका है। वो डॉक्टर साहब के टुकड़ों पे पलने वाला इंसान है, जो कहाँ है, मवाली गुंडा है, और डॉक्टर साहब क्या रखता है। उसने मुझे 2 लात मेरे छाती पे मारे, और मैं उस पुलिस वैन में एक तरह से बेहोश हो गया, और उसी अवस्था में पड़ा रहा। डॉक्टर साहब पीछे अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन एक बार उस शख्स ने नहीं कहा कि नहीं इनको मत मारो, इनको छोड़ दो। अब मैं आपकी अपनी व्यथा कितनी कहूँ, यही सब बातें हैं सर। नहीं, तो आपको पुलिस स्टेशन में लेके गए, आपके ऊपर हमला हुआ था, क्या आपने कुछ एफआईआर और ये सब मतलब करने का प्रयत्न किया, या कोई आपसी मतलब हाँ बातचीत हो जी गया सर, आपसे? जी सर, जी मैंने एफआईआर कराने की कोशिश की। तो जो वहां पे उस वक्त पुलिस वहां पे कोतवाल थे, मतलब क्या बोलते हैं, एसएचओ, तो उन्होंने, वो मेरे बहुत अच्छे परिचित थे। उससे पहले मैंने कुंवर निषाद जी मथुरा वाले हैं, सर्वदलीय निषाद कश्यप का मैंने एक सभा की थी, और वो भी सभा, चूंकि लोकल मंत्री जयप्रकाश निषाद जी हमारे बहुत ही पुराने संबंध है। मैं जब 91 में 11वीं में पढ़ता था, उस वक्त मैंने साइकिल से प्रचार किया उनका, 1-1, 2-2 रुपया मैंने चंदा, हम लोगों ने चंदा मांगकर उनकी मदद की। लेकिन 2017 चुनाव में हमने जिताया, और कुछ कुछ क्या, निषाद आप उससे परिचित होंगे। 2019 के चुनाव के बाद उनको मैंने कहा कि नेताजी, मतलब मंत्री जी, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम निषाद धर्मशाला जो रुद्रपुर में नाथ बाबा, मतलब मुंबई का नरीमन पॉइंट,
दिल्ली का पुलिस उसे कहा जाए तो कम नहीं होगा। उस निषाद धर्मशाला का मैंने कहा कि इसका आप नवीकरण करा दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। उसके बाद से हमारे संबंध बिगड़ गए और बहुत कुछ कहानी उन्होंने मेरे साथ किया, तो वो कार्यक्रम भी नहीं होने देना चाहते थे। वो कोतवाल साहब बहुत ही अच्छे थे, मिश्रा जी, उन्होंने मेरी बहुत मदद की और वो कहे कि देखो बाबू ये एफआईआर हो नहीं पाएगा आपका। और उसके बाद 2 ही दिन बाद मंत्री चीफ चाहते थे। क्या वो सत्ता शासन के साथ है तो इसका दबाव भी होगा कि आपका मतलब एफआईआर न हो पाए, ऐसा भी हो सकता है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं पुलिस स्टेशन में, जब मतलब काला झंडे के आरोप में मुझे जब वहां पे ले जाया गया, तो मैंने कहा भाई काला झंडा दिखाना तो हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान में दिया हुआ है। उन्होंने कहा हाँ बाबू ये तो है। तो उन्होंने जो है कि मैंने कहा सर मुझे इतना मारा गया है कि मैं एफआईआर करवाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत ही सेंसिटिव मामला है, देखो बाबू मैं इसको कर नहीं पाऊंगा। मैं बोला ठीक है आप नहीं कर पाएंगे तो मुझे छोड़ दीजिए। उन्होंने मुझे निजी तरीके पर जाने, वहां से जब मैं चला गया उस दिन छूट गया। उसके दूसरे दिन तो बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आ गए, मतलब मेरे साथ संवेदनाएं जताने आ गए मेरे घर पे, इसलिए मैं उस दिन कहीं जा नहीं पाया। तीसरे दिन में गया, उसी दूसरे दिन ही रात को कोतवाल साहब का, मिश्रा जी का मंत्री जयप्रकाश निषाद जी ने ट्रांसफर करा दिया। और जब मैं तीसरे दिन मिलने गया, एक दूसरे कोतवाल से मतलब एसएचओ आ चुके थे, उनसे मैंने अपनी बात रखी। मैंने अपना लिखित एफआईआर का जो आवेदन वो होता है, क्या बोलते हैं कि एप्लीकेशन, मैंने आप दिया। तो वो भी कहने लगी देखिए मैं तो था नहीं यहाँ पे, मामला बहुत सेंसिटिव है, सांसद और सांसद के भाई और एमएलसी के खिलाफ है, मैं यह मतलब एफआईआर नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद मैं गया उप जिला अधिकारी, जिसको हमारे यहाँ एसडीएम कहा जाता है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। फिर उनको मैंने प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने उस पर फॉरवर्ड किया कि इस पे कार्रवाई की जाए। तो वो लोग मुझे दे रहे थे कि आप इसको बाय हैंड लेके जाके ये करिए। मैंने बोला मैं बाय हैंड ले जाऊंगा क्योंकि मैं पहले जा चुका हूँ, मेरा एफआईआर नहीं होगा, आप इसको बाय पोस्ट भेजिए। और इसके बाद से मैं अपना मतलब जो भी होता है, क्या बोलते हैं, डॉक्टर का प्रशिक्षण वगैरह करवाया। अब देखते हैं क्या, मतलब अभी तक कोई मतलब जवाब नहीं आया और मैंने एसपी को भी लिख दिया है। नहीं तो मेरा अगला प्रश्न है, जिस रिजर्वेशन के लिए आप काला झंडा दिखाएं और उस पर आपके साथ हाथापाई हुआ, मारामारी हुआ, तो जो निषाद आरक्षण और मझवार आरक्षण है, मतलब इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है, क्या है ऐसा, इसके बारे में बता सकते हैं आप? सर आपने लाख टके का सवाल पूछा है, निषाद आरक्षण और मझवार आरक्षण। और इस पे निषाद आरक्षण और मझवार आरक्षण हमारे 2 नेता हमारे समाज के, उत्तर प्रदेश के डॉक्टर संजय निषाद और बिहार के मुकेश साहनी जी। सर मझवार आरक्षण जो है, यदि मझवार आरक्षण, भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, यदि भाजपा गवर्नमेंट इस चुनावी मतलब समर जो चुनाव नजदीक है, यदि मझवार आरक्षण उत्तर प्रदेश के निषादों को दे देती है परिभाषित करके, भाई माझी मझवार और 1356 जिसके पास फसली है, वो मल्लाह, चूंकि मल्लाह भी हो तो भी मतलब मझवार का ऐसा जारी होता है, लेकिन ये योगी सरकार ने नहीं किया है। फिर भी यदि वो मझवार आरक्षण योगी सरकार दे देती है तो वो फायदा सिर्फ चुनावी स्टंट होगा। और मुझे लगता है कि ये चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो जाएगा। चलिए मान लिया कि स्टे नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश के निषादों को आरक्षण मिल जाएगा, मझवार आरक्षण। तब मुकेश साहनी जी उत्तर प्रदेश में आए हैं, वो कह रहे हैं, वहां पे भी उन्होंने कहा कि निषाद आरक्षण के नाम पर उनकी पार्टी खड़ी हुई, निषाद आरक्षण के नाम पर आज वो मंत्री हैं। ये बताइए कि मझवार आरक्षण उत्तर प्रदेश में यदि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दे देती है, उससे बिहार के निषादों का कहाँ लाभ पहुंचेगा? भाई मझवार आरक्षण तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को पहुंचेगा, मझवार आरक्षण से फायदा बिहार के लोगों को तो पहुंचेगा नहीं। तो आप कैसी बात कर रहे हैं आप? किस तरह का मझवार, किस तरह का आरक्षण? तो मैं यही कहना चाहता हूँ मुकेश जी, लोगों को बेवकूफ ना बनाइए। आप जो है कि चलिए डॉक्टर संजय निषाद चाहे किसी के दबाव में मझवार आरक्षण उत्तर प्रदेश के निषादों को मिल जाता है, मैं मान लिया चलिए मिल जाता है, लेकिन मुकेश जी आप बताइए, मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ, पूरे देश के निषादों को बताना चाहता हूँ कि मझवार आरक्षण से लाभ यदि भाजपा दे भी देती है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को होगा, ना कि महाराष्ट्र फलाने चीने ढकाने बिहार के लोगों को। इसलिए मैं कहता हूं कि देखिए, यह मुझे तो जहां तक लगता है, जिस दिन मुकेश साहनी, मैं मुकेश साहनी के भी बहुत करीब था, मुकेश साहनी ने मुझे
लखनऊ में जो जिस दिन कहा कि मैं 165 सीटों पर लड़ूंगा, मैंने कहा सर आप 165 सीटों पर कैसे लड़ेंगे? गोरखपुर निषाद बहुल इलाका है, 18 विधानसभा सीटें वहां निषाद बहुल हैं, लेकिन आपका वहां पे ना तो मंडल की कार्यकारिणी घोषित हुई, ना जिला की कार्यकारिणी घोषित हुई, विधानसभा की तो बातें छोड़िए, तो आप किस बेस पे लड़ेंगे? तो कह रहे हैं कि बहुत बड़े नेता बनते जा रहे हो तुम, मेरे से ज्यादा जानते हो, जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो, तुमको रुद्रपुर से लड़ना है, ये वो फलाने चीजें, तुमको पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। मैं बोला अरे सर मुझे नेता नहीं बनना है, मैं अपने समाज के निषाद आरक्षण के लिए लड़ रहा हूँ, मैं एक क्रांतिकारी हूँ। मतलब अपने आप को क्रांतिकारी इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा सिर्फ जो भी मसला है वो निषाद आरक्षण से है। मुझे पॉलिटिकल गॉडफादर बनना है, ना तो मुझे महाबना बनना है, ना मुझे मतलब इस तरह का मेरी इच्छा नहीं है, बस मेरा जो भी है वो निषाद आरक्षण। अच्छा, मेरा ऐसा जो समाज में एक ऐसा र्यूमर या हकीकत है पता नहीं, जो ऐसा घूम रहा है कि जब मुकेश सहनी बिहार में जब नेता बनाए गए तो उनको 2 ऑप्शन दिया गया था, आप नेता बनिए या तो आरक्षण का मांग करिए। उन्होंने बिहार में अपने आप को नेता पद पर मतलब ये हुआ, नेता पद लिया और आरक्षण को उन्होंने कहीं ना कहीं साइड लाइन कर दिया। और ठीक इसी तरह जहां निषाद आरक्षण उत्तर प्रदेश में होना था, डॉक्टर साहब ने एमएलसी होना पसंद किया और आरक्षण को पीछे ढकेल दिया। ऐसे में आपकी क्या टिप्पणी है? सर जैसा मैंने पहले कहा कि मैं इन दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ, इन्होंने निषाद समाज को जगाया, लेकिन उसके साथ इन लोगों ने निषाद समाज को जगाने का पूरा जो कहते हैं ना ब्याज समेत वसूलना, इन लोगों ने वही काम शुरू कर दिया, भाजपा से ब्याज समेत वसूलना। अरे भाई आप निषाद आरक्षण पे लेकर राजनीति कर रहे हो, इस पे आप उभरे हो, आप कांसीराम क्यों नहीं बन जाते हो? सही। आज के डेट में कांसीराम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे द्वारा किसी भी अति पिछड़े के द्वारा वो पूजे जाते हैं, मेरे लिए पूजनीय है कांसीराम। तो आप लोग क्यों नहीं कांसीराम बन जाते हो? आपको पद से क्या मतलब है भाई? मैं कह रहा हूँ कोई भी सरकार भाजपा, अच्छा कोई भाजपा दे देती है यदि सही रूप से निषाद आरक्षण, मझवार आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मझवार आरक्षण एक लॉलीपॉप है। यदि भाजपा निषाद आरक्षण दे देती है तो मैं जीवन भर भाजपा का ऋणी रहूंगा और मैं कभी भाजपा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता। चाहे कोई भी मुझे पार्टी कहे कि नहीं आपको मैं एमएलसी बना देता हूं, मैं आपको राज्यसभा सांसद बना देता हूं, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने घर में 2 रोटी खा के बीवी बच्चों के साथ बहुत खुशहाल हूँ, लेकिन दे तो दे, मुझे आरक्षण के नाम पर कोई समझौता मंजूर नहीं है, लेकिन इन लोगों ने किया। और यह कदापि, यह बता रहा हूं मैं, हमारा समाज बहुत थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, इसलिए इन बातों को इनके समझ में नहीं आता, भावनात्मक रूप से वो अपने आप को वो कर लेता है। देखिए भारत देश ही, मैं आपको बता दूं, भारत देश गुलाम इतने दिन क्यों रहा? बस इसी मानसिकता की वजह से, मतलब जो अंधविश्वास, जो मतलब इस तरह का, इसीलिए भारत इतना दिन गुलाम रहा। और यही हाल हमारे निषाद समाज का है, आज भी हम अंधभक्ति में जी रहे हैं। और जिस दिन अंधभक्ति का पर्दा उठा, मैं बता रहा हूं सर कि मुझे तो लगता है यदि मुकेश सहनी 165 सीट पे लड़ते हैं और डॉक्टर ने तो खैर विलय कर लिया, लेकिन फिर भी निषाद आरक्षण नहीं मिला, तो यह दोनों लोग, मुकेश सहनी आज हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, रैली कर रहे हैं, जिस दिन यह दोनों लोग निषाद बस्तियों में यदि गए तो आप देख लीजिएगा, मैंने तो काला झंडा दिखाया तो उनके गुंडों ने मुझे बुरा हासिल किया। यह निषाद समाज इन दोनों का किस तरह का बुरा हासिल करेगा आपके सामने आएगा, इस पूरे समाज के सामने आएगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। ये थे क्रांतिकारी महेंद्र निषाद जी जो रुद्रपुर देवरिया से हैं। और महेंद्र जी एक और प्रश्न था, आप उसे बहुत शॉर्ट में टिप्पणी करिएगा। आप राजनीति में जाना चाहते हैं क्या? कोई पार्टियां आपको राजनीति में मतलब चुनाव लड़ने का इरादा है आपका? नहीं सर, मेरी औकात नहीं चुनाव लड़ने की। मैं एक बहुत साधारण परिवार हूँ, किसी तरह अपने भी, देखिए मैं अपना गांव छोड़ के मैं गोरखपुर में, मतलब मैं पहले कुछ काम करता था ठेकेदारी का, जानते हैं निषाद समाज का ये काम मेरा खानदान ये करता है। मेरे पिताजी ने चाय, मोदी जी के पिताजी चाय बेचा हो या न बेचा हो, मोदी जी ने चाय बेची हो न बेची हो, लेकिन मेरे पिताजी चाय बेचते थे गोवा, जो बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ही अच्छा शहर है। आज भी हमारी जो चाय की दुकान जो है, पहले चाय की दुकान हुआ करती थी, अब वो लक्ष्मी रेस्टोरेंट है जो भाड़े भी दिया जा चुका है।
तो मैंने चाय मतलब मैंने हाई स्कूल 9th तक मैंने गोवा में पढ़ाई की है, तो मैंने चाय बेची है। तो मैं राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस निषाद आरक्षण नहीं मेरा मतलब ये है। यदि निषाद आरक्षण नहीं मिलता है, भाजपा नहीं देती है, तो चुनाव तो मैं लड़ नहीं पाऊंगा, कि चुनाव आजकल बहुत ही दूसरी खेल हो गया है, जिसके पास पैसा है वो चुनाव लड़ सकता है। हाँ, भाजपा को हराने के लिए यदि मुझे कुछ करना पड़ा, किसी पार्टी का जो मतलब तलवे चाटने पड़े, जो भी कह लीजिए आप, जो भाजपा को हराएगा मैं उसके साथ चला जाऊंगा। ठीक है, मैं इधर अभी इस पॉइंट की बात है, मैं जो रखना है अपनी बातें बेबाक करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र निषाद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बेबाकी से आपने अपनी बातें रखी। जो निषाद रिजर्वेशन है, जो निषाद आरक्षण, उस पर आपने अपनी बातों को स्पष्ट तौर तरीके से रखा। और कहीं ना कहीं जो हमारे समाज के नेतागण हैं, जो अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों को आपने एक चेतावनी भी दी है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।